आज हम मणिपुर चक्र की ओर चलेंगे। मणि जैसा कि नाम से ही है कि मणियों से भरपूर ये चक्र है, मणियों से पूरित है ये चक्र। लेकिन ये जो मणियां हैं ये संसारिक है, बुद्धि ज्ञान जो भी है इसमें पूरा संसार का जो भी संपन्नता है वो मणिपुर चक्र में, सभी वो रत्न मणिपुर चक्र में है। और जब हम यात्रा करते करते मणिपुर चक्र की ओर चलते हैं तो बहुत सारी मणियां हमें जीवन में मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब ये जोसेफ कैम्पबेल ने ये कहा है, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज बीइंग हु यू आर। आप कौन हो जब आपको ये पता चल गया तो आपके जीवन का मकसद पूरा हो गया। हम यहाँ बुद्ध भगवान गौतम सिद्धार्थ बनने नहीं आए हैं। बुद्ध मतलब हम आत्मज्ञान प्राप्त करके बोध को प्राप्त करने आए हैं। बुद्ध भगवान से इसका मतलब नहीं है। हम महावीर जैसा बनने नहीं आए हैं, हम जीसस जैसा बनने नहीं आए हैं, या मैं नीता मैडम जैसा बनने नहीं आई हूँ, या आप मेरे जैसा बनने नहीं आए हो। हर एक को भगवान ईश्वर ने एक विशेष गुण दिया है, एक विशेष उसको देकर धरती पर भेजा है, उसका ही विशेष गुण है जो उसी को ही दिया है। तो अगर हमने उसको जान लिया और उसको हमने अपनी यात्रा में दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग किया, हम जो बनने आए थे वो बन के चले गए, तो हमारी यात्रा पूर्ण होगी। लेकिन सारा जीवन हम कुछ और बनने की कोशिश करते रहते हैं, उसके जैसे बन जाए, उसके जैसे बन जाए, उसके जैसे बन जाए, जो हो नहीं सकता। तो ये फिर हम अपना एक शैडो सेल्फ बना लेते हैं। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस बट आवर रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंस टू अस दैट हर्ट्स अस। हमारे साथ सामने चुनौतियां आ रही हैं, परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, उससे हम उतना दुखी नहीं है जितना हम अपनी प्रतिक्रिया से दुखी हैं। जो हम प्रतिक्रिया करते हैं वो हमें दुख देती है। दुख इतना बड़ा नहीं होता है, हमारी प्रतिक्रिया जो होती है वो हमें, क्या हुआ है उसके बारे में जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमें दुख देती है। मणिपुर चक्र, इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। इसका रंग पीला है और ये हमारे बिल्कुल नाभि केंद्र में है। और ये हमारी ईगो, सीट ऑफ ईगो इसको कहा जाता है। एंड यहीं से जीवन की शुरुआत होती है, यहीं से बच्चा माँ से जुड़ा होता है। और इसका अग्नि तत्व है और इसका काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना, रूपांतरित करना इसका काम है। इसके जो समस्याएं आती हैं, पावर, प्रोएक्टिव विल, सेल्फ एस्टीम, इंडिविजुअलिटी। मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ, मुझे पावर चाहिए, मेरी विल बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ एस्टीम लो है या हाई है, इंडिविजुअलिटी है या नहीं है, वो सब इसके इश्यूज हैं। राइट टू एक्ट एंड टू बी एन इंडिविजुअल, कि मैं अब कुछ करना चाहता हूँ, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ, मेरी खुद की एक पहचान है। तो यहाँ से अभी तक बच्चा अगर हम देखें तो मूलाधार और स्वादिष्टान की स्थिति तक वो निर्भर था माता पिता पर। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है और अब वो अपनी अलग से पहचान बनाना चाहता है। तो ये हमारी व्यक्तिगत पहचान है, अहंकार, हम खुद को कैसे देखते हैं। और इसका जो डीमन है, इसकी ऊर्जा को खत्म करता है, वो है शेम। और इसकी जो एज है, डेवलपमेंट एज है, 18 महीने से लेकर 4 साल तक ये डेवलप होता रहता है। और एक कल प्रश्न हुआ था, 4 साल तक इसकी क्रूशियल स्टेज है जो डेवलप होता है, लेकिन ये डेवलप चक्र होते ही रहते हैं। आप जितना ज्ञान अर्जित करते रहते हो, जितना आगे बढ़ते रहते हो, ये चक्र बढ़ते ही जाते हैं, इनकी ऊर्जा बढ़ती ही जाती है। तो ये एक स्टेज है जहां पर बच्चा पूरी तरह से ओपन होता है और वो सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता रहता है। अगर ये बैलेंस होता है तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, और विल जो है वो भी प्रभावी होती है। यहाँ पर मेटर अब कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि पृथ्वी तत्व बहुत स्थूल है और जो जल तत्व है वो बिल्कुल बहने वाला है। और ये दोनों नीचे की ओर है, अगर आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे वो नीचे गिरेगी, पानी अगर आप ऊपर भी फेंकोगे वो भी नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ से ऊपर की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अग्नि का काम क्या है, शुद्ध करके ऊपर की ओर उठाना। तो यहाँ से हमारा जो अग्नि तत्व है वो प्रभावी हो जाता है और हमें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन मेक अ डिफरेंस। द वर्ड विल इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ। और ये एनर्जी जो है ये हमारे अंदर एक्साइटमेंट लेकर आती है।
या तो हमारी एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा होती है, चार्ज हमारे अंदर ज्यादा है या हम डिस्चार्ज हैं, ये उससे पता चलता है हमारे अंदर फायर कितनी है। जैसे हम बातें करते हैं तो हम कहते हैं कितनी आग है तेरे अंदर, क्या करके दिखाना चाहता है, कितनी आग है। या हम किसी से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं तेरे अंदर आग ही नहीं है, वो आग होनी चाहिए कुछ करने के लिए। तो ये वो जो कुछ कर दिखाने की जो विल पावर है, वो ये मणिपुर चक्र का काम है। और हेल्दी चक्र जो है हमारे अंदर हमेशा एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म बनाए रखता है। अगर ये हमारी विल जो मैं कर सकता हूँ वो अगर दबा दी जाती है तो वहीं पर एनर्जी लॉक हो जाती है। जैसा हम चाहे हम वैसी अपनी इच्छा शक्ति से संसार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब उस इच्छा शक्ति को दबा दिया जाता है तो हमारे मन में और हमारी इच्छा शक्ति में द्वंद्व चलता है फिर, और वो द्वंद्व की वजह से ऊर्जा जो है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल से समझा जाए, बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है, माँ बाप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो माँ बाप इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि उसकी इच्छा दब जाती है। अगर माँ बाप ज्यादा डोमिनेटिंग है तो बच्चा दब जाएगा, लेकिन अगर बच्चा डोमिनेटिंग होगा तो माँ बाप को दबना पड़ेगा। तो ये जो ईगो क्लैश होता है, ये मणिपुर चक्र की स्थिति है कि वो उसकी भी ईगो है, उसकी भी ईगो है। अब बच्चा अपने आप पर पावर गेन कर रहा है, तो वो चाहता है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। तो ये पावर प्ले यहाँ से शुरू हो जाता है और हम पावर गेम में आ जाते हैं। और जब हमें ना नहीं कहने दिया जाता, जैसे नॉर्मली हम बचपन से ही बात कर रहे हैं, तो बच्चों को हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, मैंने कहा ना तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। हम ना सुनना नहीं चाहते, हम बड़े हैं, मैं माँ हूँ, मैं फादर हूँ, मुझे तुम कैसे मना कर सकते हो। तो हम उनकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और हम उनकी जो योग्यता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, उनकी योग्यता को उनसे छीन लेते हैं। और जो उनका एक नेचुरल रिदम है, जो आगे ग्रोथ का जो है, जब हम उनकी आवाज नहीं सुनते, उनकी आवाज को दबा देते हैं, उन्हें जीवन में, उन्हें उस स्थिति में भी, चाहे वो छोटे हैं लेकिन हम उनको दबाते रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी चॉइस की तरफ ध्यान नहीं देते, उन्हें कोई डिसीजन नहीं लेने देते। जैसे बहुत बार अगर आपने देखा होगा, मैं साथ साथ एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि जैसे छोटा बच्चा है, जब वो 4 साल का हो गया, उसकी एक अपनी पहचान, उसकी एक अपनी चॉइस बननी शुरू हो जाती है कि मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये वाले कलर के कपड़े पसंद है। आप देख तो बच्चे बहुत जिद करते हैं कि मुझे यही धो के दो, मुझे यही पहनना है, मुझे यही नाइट सूट पहनना है, मुझे यही कपड़ा पहनना है, या मुझे ये नहीं खाना, मुझे वही खाना है। तो ये जब बच्चा जिद करता है या बच्चा कहता है कि मुझे ये वाली शर्ट जो आपने निकाली है वो नहीं पहननी, दूसरी पहननी है, और हम कहते हैं कि मैंने निकाली इसलिए पहननी पड़ेगी, तो हम उसे चॉइस देते नहीं है, डिसीजन करने नहीं देते। और यही जो बात बचपन से हम उनके साथ करते हैं, तो आगे जाके वो जीवन में कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने सीखा ही नहीं बचपन से। लेकिन अगर माँ बाप बच्चे की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, उसकी विल पावर बन रही है, उसकी आइडेंटिटी बन रही है, वो अपने आप को आपसे अलग अब वो हो रहा है, कुदरती तौर पर ही हो रहा है। लेकिन जब हम उसकी आवाज को दबा देते हैं तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को हम खत्म कर देते हैं। अब यही चीज अगर आप देखो कि बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, वहां पर आप बच्चों को दबा नहीं सकते, आप बच्चों को डरा नहीं सकते, आप बच्चों को धमका नहीं सकते। और अगर आपने किया तो इमीडिएटली वो बच्चे को स्कूल जाते ही पहले पुलिस का फोन नंबर रटाते हैं, कि जैसे ही आपको घर में कोई डांटे मारे या कोई आपके साथ व्यवहार सही ना करे तो फोन कर देना, और पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अभी मेरी 2 साल पहले मेरे बुआ का बेटा आया था, उसकी फैमिली आई थी, वो खुद नहीं आया था, उनकी बेटी थी 6 साल की, 7 साल की। तो यहाँ पर आके जैसे पंजाबी फैमिलीज में होता है, जब इकट्ठे रह रहे थे तो उसने थोड़ा जोर से बोला, उसकी थोड़े दिनों बाद जरा जोर से उसको आवाज लगी कि तेरे को सुनाई नहीं देता। तो इमीडिएटली उसने अपने फादर को फोन मिलाया और कहा कि इसको समझा लो मम्मी को, इसकी यहाँ इंडिया आके आवाज ही बदल गई है। तो वो इतना डर गए, वो कितना सॉरी सॉरी बोल, नहीं बेटा मेरे मुंह से निकल गया था, नहीं बेटा। वो अगर ये बात वो बोल रही थी कि ये बात जाके अगर इसने स्कूल में बता दी ना तो मेरी क्लास लग जाएगी, कि मेरी हिम्मत कैसे हुई ऊंचा बोलने की। तो बाहर के देशों में वो बच्चों की परवरिश अलग तरह से करते हैं। और जब मेरे कजन का बेटा आया, वो सिर्फ 10 साल का था, और वो शॉपिंग करने गया, मैं खुद देख के हैरान हो गई।
इतनी चीजें देखी, इतनी चीजें दिखाई, इतनी चीजें दिखाई, उसे कोई चीज पसंद नहीं आई। आखिर में उसे एक चीज पसंद आई और बोला कि नानी मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, आप पेमेंट नहीं करना। इतना बच्चा, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी चॉइस हाई है, इतना डिसीजन पावर जिस बच्चे में 10 साल में है, और जिसके माता पिता उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, वहां की बात अलग है। वो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वहां की बात अलग है। लेकिन हम छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ पर अगर बच्चा कह रहा है मुझे ये कलर नहीं पहनना, मुझे वो पहना, इट्स ओके। आप बच्चे से पूछो कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आप क्या खाना पसंद करते हो, कहाँ जाना पसंद करते हो, तो बच्चे को लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो आप उसे एम्पावर कर रहे हो, उसे हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हो, जिससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी अच्छे से। लेकिन अगर हम उसको दबाते रहते हैं, उसको मौका ही नहीं देते कि वो अपनी बात कर सके, तो आगे जाके बच्चा का पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है। चाहे वो सीईओ भी बन जाएगा किसी कंपनी का, लेकिन अंदर से कमजोर रहेगा। तो फिर वो, अगर आप देखो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिर इतने इतने वर्कशॉप्स इतने महंगे चलते हैं कि कैसे सेल्फ स्टीम को बूस्ट किया जाए, कैसे डिसीजन मेकिंग पावर आए, उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सेपरेट आइडेंटिटी जब हम बच्चे को अलाउ ही नहीं करते कि जो मैंने कह दिया वही तुम्हें करना है, तो ये ऐसा ही है कि हमने उसके गाड़ी का गियर अपने हाथ में ले लिया, स्टीयरिंग। हम चाहते हैं जिधर हम मोड़ रहे हैं उधर ही मुड़े, तो कभी भी वो गाड़ी चलाना सीखेगा नहीं। और जीवन को उसे आपसे हट के अकेले ही जीना है। आप जीवन भर उसका साथ दे ही नहीं सकते, कोई किसी का साथ नहीं देता। लेकिन आप अगर बचपन में जो देना चाहिए वो नहीं देते हो, तो अपाहिज कर देते हो आप उसको। अपाहिज ऊपर से नहीं, अंदर से आत्मा कमजोर कर देते हैं। और आत्मा जब कमजोर हो गई है तो जीवन में रस ही निकल जाता है। तो यहाँ पर हम सेल्फ एनालिसिस थोड़ा बाद में देखते हैं। और इस समय जो इच्छा बन रही है बच्चे का, जो मन बन रहा है, इमोशंस बन रहे हैं, जब वो शेम, जब हम बार बार बच्चों को, आप देखो अपने आसपास कभी भी किसी को ऑब्जर्व करो, हम किसी बात के लिए डांटते हैं तो हम कहते शर्म नहीं आती तुम्हें। बार बार हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये यहाँ क्यों टच कर रहे हो, शर्म नहीं आती है, जवाब क्यों दे रहे हो, शर्म नहीं आती है, मैं तुमसे बड़ा हूं। तो जब बच्चे को हम बार बार उसके काम जो वो कर रहा है, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, हम उसमें उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए, तो ये डीमन जो है ये उसकी ऊर्जा को खाते रहता है। और फिर बच्चा क्या करता है, वो फिर अपने ऑथेंटिक सेल्फ को छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि आप तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो एक फॉल्स सेल्फ क्रिएट कर लेता है। और यहीं से बच्चे भटक जाते हैं कि जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, टीन एज में जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे, आपके सामने अलग तरह से रहेंगे और दोस्तों के साथ अलग तरह से रहेंगे। तो यहीं से वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर जाके कोई बात बताई तो आपको सुनने के लिए तैयार है। आप इमीडिएटली बोलोगे शर्म नहीं आती है करते हुए, मेरा बच्चा होके तुमने ये कैसे किया। तो वो इसलिए वो दो पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई, एक दिखाने के लिए और एक जो वो रियल में है। अब इन दोनों को जिंदा रखने के लिए दोनों को एनर्जी चाहिए, जैसे हमने कल भी बात की थी शेडो सेल्फ। अब ये शेडो सेल्फ को तो एनर्जी चाहिए, उसी पे वो अपने आप को फीड करेगा। तो ऑथेंटिक सेल्फ जो है वो हम खत्म कर देते हैं। और फिर अगर हम बच्चे की इच्छा को दबा देते हैं, जैसे पहले मैंने कहा कि हम, वो संगीतकार बनना चाहता है, हमने उसे डॉक्टर बना लिया, तो फिर वो क्या करता है, अंदर तो खाली रहा उसका, अंदर तो खालीपन उसको कचोटता रहेगा, तो फिर वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स, अवार्ड्स लेके उस चीज को भरने की कोशिश करेगा, जो कभी भरेगा नहीं। और आपने देखा जो पत्री सर के साथ डॉक्टर संजय किंगी जी सितार बजाते हैं, वो डॉक्टर है, डॉक्टरी कर ली, सितार भी सीखते रहे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि मुझे ये प्रोफेशन नहीं, मुझे संगीतकार ही बनना है, तो उन्होंने वो चूज किया। तो ये जो क्लैश होता है बाद में आके, कि हम एक चीज प्रेशर में आके सीखते हैं और फिर हमारी इच्छा नहीं होती, तो फिर आगे जाके हम बदल लेते हैं उन चीजों को जब हमारे हाथ में चीजें आती हैं। लेकिन वही अगर बचपन से माता पिता इस तरह की ट्रेनिंग दे तो कितना आसान हो जाता है बच्चों के लिए। ईगो गलत नहीं है, ईगो वो बीज है जिस पर हमारी ग्रोथ टिकी हुई है। सभी लोग कहते हैं अध्यात्म में, ईगो ईगो मारो, ईगो को मारो, काम क्रोध लोभ अहंकार को मारो, तो मारा जा ही नहीं सकता। तो हम गलत रास्ते पर हैं, किसी चीज को मारा नहीं जा सकता। ये सारी एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज हमें जीवन जीने के लिए मिली हैं, और इन एनर्जीज को हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें सीखना है। एनर्जी कोई भी गलत नहीं है, गुस्सा भी गलत नहीं है, काम भी गलत नहीं है, अहंकार भी गलत नहीं, कोई एनर्जी गलत नहीं। अगर ईगो ना हो तो आप कैसे बात करोगे। आप मुझसे पूछो कि आपका नाम क्या है, तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा मैं जसविंदर कौर हूं।
बिना अपने मैं को हटा के आप बात ही कैसे करोगे? तो ईगो एक पर्सनल सेक्रेटरी है जो हमें जीवन जीने के लिए दिया गया है। लेकिन अगर सेक्रेटरी सिर पर चढ़कर बैठ जाए और पूरी कंपनी का मालिक बन जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ईगो एक ऐसा बीज है जो ट्रांसफॉर्म होके आत्मा में ही परिवर्तित हो जाता है, फिर वो निरअहंकार स्थिति आ जाती है, वो बीज है। लेकिन जैसे जैसे बीज विकसित होता है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, वो बीज ही पेड़ बन जाता है। अब आप पेड़ से और बीज आएंगे, लेकिन जिस बीज से पेड़ बना उस बीज को आप ढूंढ नहीं सकते। तो ये अभी थोड़े दिन पहले ही पत्री जी ने ये कॉन्सेप्ट बताया कि वो ईगो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। हमें अपने पर काम करते रहना है। और ईगो को बिल्ड करने के लिए फिर लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो गई है, जीवन से कोई प्यार नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बचा जीवन में, उदासी, और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। गुस्से की एनर्जी को भी हमें रिलीज करना है, उसको भी सप्रेस नहीं करना है। और ये जो शेम के इशू हैं, जो हमने अभी तक अपने मन में पाले हुए हैं, हमें बचपन में किसी ने कुछ कहा, लेकिन आज भी उन बातों को याद करके हम शर्मिंदा होते हैं, तो वो हमारी एनर्जी वहीं पर ब्लॉक है और ब्लॉक होती रहती है। और हमें अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना है। और जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं, मुश्किलें आती हैं, उस समय आप देखो कि आपके शरीर की नेचुरली एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे हार्मोन चेंज हो जाते हैं। हम बिल्कुल आराम से जा रहे थे और अचानक एक कुत्ता आ गया पीछे से भागता हुआ, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के हार्मोन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाएगी। और वो जो एनर्जी बड़ी है वो हमारा बचाव करती है, लेकिन हमें उस एनर्जी को फिर बाद में डिस्चार्ज करना, रेगुलेट करना आना चाहिए। और ये ऐसा ही है जैसे कि हाई वोल्टेज हमारे अंदर आ गई उस मुसीबत का, उस चीज का सामना करने के लिए। और हमें अपनी वो वोल्टेज जो हमारी बड़ी है उसे फिर कैसे रेगुलेट करना है वो देखना है। और जिनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती है, जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, मन में अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, फिर वो कोई प्लान बनाते हैं तो उनका कोई भी प्लान पूरा नहीं होता है। उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता जीवन के लिए कि मुझे क्या करना है, और उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, और गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। और जितना हम अपने आप को शर्मसार महसूस करते हैं, उतनी ही हमारी पावर कम होती जाती है। और हमें लगता है कि हमने ही गलती की है, और हम उसको याद कर करके शर्मिंदा होते रहते हैं, या लोग हमें याद कराते रहते हैं, ना भी याद लोग कराएं, हम स्वयं ही अकेले बैठ के शर्मिंदा होते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि मन जो है वो अपना वो कंट्रोल पूरा बॉडी का अपने हाथ में ले लेता है, और मन शरीर को रूल करना शुरू कर देता है, और सारी एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर लेता है। और जब हमें अस्वीकार्यता मिलती है बाहर लोगों से, हमें शर्मिंदगी मिलती है, आपने किसी से कोई बात की और उसने 10 लोगों में वो बात कर दी और आपको बहुत शर्म आती है, अस्वीकार्यता मिलती है, तो फिर हमारी एनर्जी लॉक हो जाती है। हमारी जो सेंस है कि अपना जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा अहम है, उसको चोट बहुत पहुंचती है। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये मैप है कॉन्शियसनेस का। अब आप नीचे से रेड से ऊपर की ओर जाएंगे तो शेम जो है उसकी एनर्जी सबसे लो है, 20 पॉइंट्स। और अगर हमारे अंदर ये एनर्जी है और हमने उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो हम अपनी ऊर्जा को ऐसा ही है कि ऐसे पात्र में डाला है जिसका बर्तन का तला ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है उसका, तो जितना भी कर रहे हैं वो वापस बाहर जा रहा है। और अगर हम गिल्ट में रहते हैं, जैसे कल जो हमने देखा कि गिल्ट है स्वादिष्टान का डीमन, तो गिल्ट में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा 30 पॉइंट्स है। एपैथी, लोग हमारे पर दया करते रहे, हम खुद पर भी दया करते रहे, तो हमारी एनर्जी 50 पॉइंट्स है। अगर हम दुख में रहते हैं तो 100 पॉइंट्स, डिजायर 125 पॉइंट्स, एंगर 150 पॉइंट्स। ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो, जितना आप लोअर इमोशंस में रहते हो, डीमंस जितना आपके ऊपर हावी होते हैं, आपकी ऊर्जा कम होती है, आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि मैं ही दोषी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, हम खुद को भी दोष देते रहते हैं, दूसरों को भी दोष देते रहते हैं, तो हम थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में रह रहे हैं। हमें इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है।
और हमने अपनी एनर्जी को फोर्थ डायमेंशन में लेके जाना है। और ऐसा नहीं है कि आज अगर हम धरती पर रहते हैं और हम कह रहे हैं कि ये थर्ड डायमेंशन रियलिटी है और अब हम फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं, तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जैसे यहाँ से उठ के मैं रायपुर जा रही हूँ। ऐसा तो कहीं लोकेशन नहीं है कि फिफ्थ डायमेंशन यहाँ पर है, आप यहाँ पर आ जाओ। हमारे अंदर की कहानी है ये। जब आप अपने अंदर के इमोशंस को, अंदर के ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करते हो, आप नीचे के एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हो, आप एक्सेप्टेंस में रहते हो, विलिंगनेस में रहते हो, करेज में रहते हो, इनर लाइट में रहते हो, आप फोर्थ डायमेंशन में हो। और आप और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होते जाते हो ध्यान करके, इनर विजडम, इनर लव, वननेस में रहते हो, तो आप और फिफ्थ डायमेंशन की ओर चले जाते हो। और उससे भी ऊपर आप जब हर समय अवेयरनेस में रहते हो, गॉड कॉन्शियसनेस में रहते हो, आत्मज्ञान की अवस्था में रहते हो, तो वो नीचे के तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो हम अभी धीरे धीरे हम जो बढ़ रहे हैं, हम जो ये सुन रहे हैं कि हमारी रियलिटी थर्ड डायमेंशन से फोर्थ फिफ्थ में हम जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारे अंदर की चीजें, एनर्जी सिस्टम बदल रहा है। और वो एनर्जी सिस्टम तभी बदलेगा जब हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोअर इमोशंस में हैं, इन डीमंस के साथ हम रहते हैं, तो हमारी एनर्जी जितनी ले रहे हैं वो सब करते रहते हैं। तो हमें खुद को एम्पावर करना है। जितना हम पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, तो मिडिल का जो पोर्शन आप देख रहे हो सेल्फ एम्पावरमेंट का है, उतना जितना हम एम्पावर रहते हैं उतनी हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते फिर हम सेल्फ रियलाइजेशन में, गॉड कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। और वही हमारी आत्मा करने आई है कि हम अपने उस स्वरूप को, अहम ब्रह्मास्मि को पहचाने। लेकिन तब पहचानेंगे जब हम अपनी लोअर इमोशन से ऊपर उठते जाएंगे, जब हमारी एनर्जी वहां पर कैद नहीं होगी, बंदी नहीं होगी, हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर की ओर आती रहेगी। ये रेनबो ब्रिज है जिसमें सभी रंग एक दूसरे में मिल रहे हैं। आप कहीं भी ये लकीर नहीं बना सकते कि भी अभी तो मूलाधार डेवलप हो रहा था, फिर स्वादिष्ठान हो रहा है, फिर मणिपुर नहीं। एक साथ सब चल रहा है काम। ये सिर्फ समझने के लिए अलग अलग हमने रखा है, लेकिन सब काम एक साथ चल रहा है। तो रेनबो ब्रिज जो है, इसके ऊपर अब हम चल रहे हैं। अभी हमारे 3 कलर मिक्स हो गए, रेड, ऑरेंज, येलो। अब हमें क्या करना है, अपने भीतर झांकना है। और अपने भीतर हम कैसे झांकेंगे, ये जो मणियों से पूरित चक्र है, ये जो मणियों से भरा हुआ चक्र है, हमारे इस चक्र की ऊर्जा बढ़े। और हमारा ये चक्र जितना ज्यादा ऊर्जित होगा, जितना हमारा ये चक्र खुलेगा, उतना हमें संसारिक बुद्धिमत्ता ज्ञान प्राप्त होगा। हम कहते हैं हमारी गट फीलिंग होती है पेट में, जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो गट फीलिंग से हम बच जाते हैं। गट फीलिंग हमें रास्ता दिखाती है। ये गट फीलिंग कहाँ है, ये मणिपुर चक्र में है। और अगर आपका मणिपुर चक्र ही कमजोर है तो गट फीलिंग है ही नहीं। जो मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, आजकल कहते हैं कि सबका इम्यूनिटी वीक हो गया। इम्यूनिटी वीक होना क्या है, मणिपुर चक्र की ऊर्जा कम हो गई है। वो जो अग्नि है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं हम, वो मणि फायर है, वो हमारे अंदर एक यज्ञ की अग्नि जल रही है हर समय। तो वो जब अग्नि कम हो जाती है तो हमारा जो सिस्टम है इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और ये हमारे बॉडी का सेंटर है। मणिपुर चक्र इज द सन ऑफ दिस बॉडी। जैसे धरती पर सूर्य है, ऐसे इस शरीर में मणिपुर चक्र है। और ये कितनी अद्भुत चीजें हैं कि देखो, चक्र सिर्फ ऐसा नहीं कि उसकी ऊर्जा कम है, उसकी ऊर्जा ज्यादा होने से भी इम्बैलेंस है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका कम है, आपकी ज्यादा भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आपको वो उस एनर्जी को रूट करना है। एक मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं पत्री सर के साथ एक बार गई थी कहीं, और पत्री सर किसी आश्रम से आ रहे थे और आश्रम वालों ने पत्री सर को बहुत सारे बुक्स दी। और मैं सर के साथ गाड़ी में थी, तो सर ने मुझे एक बुक देते हुए कहा कि जैसी मैडम ये बुक पढ़ के ना, तो आप बताओ इसमें क्या लिखा है। मैंने सोचा अरे सारा दिन सब लोग सत्संग करेंगे, सर के पास बैठेंगे, सर ने मुझे ये बुक दे दी पढ़ने के लिए, तो एक कोने में बैठ के सारा दिन बुक पढ़नी पड़ेगी। बट अब सर ने कहा तो मैंने बुक ले ली। और फिर मेरे मन में आया कि जब पढ़नी ही है तो अभी से शुरू कर दूं, तो कुछ तो पढ़ी जाएगी ना गाड़ी में। तो मैं सर के साथ बैठी थी, तो पीछे मैंने गाड़ी में बुक पढ़नी शुरू कर दी, और पढ़ी तो मैंने 4-5 पेज पढ़ लिए। मैंने बुक बंद करके सर को बोला, सर मैंने पढ़ लिए। तो सर एकदम पीछे मुड़ के हैरान होके देख लेंगे, पढ़ लिया आपने? मैंने कहा हाँ सर पढ़ ली है। मैंने बोला सर एक बात बताओ, पढ़ के मैं करूंगी क्या? क्योंकि जो आप सिखा रहे हो इस पुस्तक में बिल्कुल उसका उलट लिखा है, तो मैं पढ़ के क्या करूं? तो सर ने कहा क्या लिखा है?
मैंने बोला सर इसमें लिखा है काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, शराब छोड़ो, ये सब व्यसन छोड़ो। तो मैंने कहा आदि पुस्तक में तो यही लिखा हुआ है, तो जन्मों जन्मों से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो छूट तो कुछ भी नहीं रहा। और मैंने कहा कह रहे फिर, मैंने कहा आप कहते हो, आप तो इन चीजों का नाम ही नहीं लेते हो, आप जो भी आता है उसे कहते हो श्वास को पकड़ो, श्वास को पकड़ो, श्वास को पकड़ो। तो मैं क्या करूं, मैं तो पकड़ लिया, अब छोड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा। तो इसलिए श्वास को पकड़ो, जिसको छूटना है अपने आप छूट जाएगा, जहां इनबैलेंस है अपने आप ठीक हो जाएगा। इस चीज में भ्रमित नहीं होना, पर हाँ हमें अपने आप पर काम करना है। उसके लिए हम थोड़ा सा ये जान रहे हैं थ्योरी कि कहाँ पर अगर मुझे गुस्सा आता है और मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाती हूँ और अपना ही नुकसान कर लेती हूँ, तो उस एनर्जी को कैसे चैनल करना है। तो वो इसलिए हम ये सब बात कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टीम, बहुत लो सेल्फ एस्टीम होना, जैसे अभी कोई कहे बात करने के लिए तो हाथ पांव कांपने लग जाना, इसलिए सेल्फ एस्टीम नहीं है कि मैं भी अच्छा कर सकती हूँ, ये तो कहीं विचार ही नहीं है, थॉट ही नहीं है। शेम, शर्मसार, हर चीज के लिए शर्मिंदा होते रहना, ये किया तो शर्मिंदा। अगर हम कपड़े पहन के कहीं गए, अच्छी सी ड्रेस पहन के, हमने अपने हिसाब से जैसी हमें अच्छी लगती थी हमने बनवाई, और किसी ने टोक दिया कि क्या ऊटपटांग सा पहन के आ रहे हो, तो फिर हम वो एंजॉय करना भूल जाएंगे, और वो शर्म आती रहेगी हमें कि हमने क्या किया। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमें दूसरों की बात को लेना ही क्यों है। मुझे जो अच्छा लगता है मैंने वो किया, मैंने क्यों दूसरे की बात। मैं जीवन अपने लिए जीने आई हूँ ना, दूसरों के लिए जीने नहीं आई हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है, आई हैव टू गिव रिगार्ड टू माई सेल्फ। मुझे क्या अनुभव लेना है। पावर, ईगो, यहाँ पर बचपन में ही हमारे अंदर वो ईगो और पावर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे बड़े बड़े होते हैं, अब जब पॉलिटिशियंस को देखो या जितने भी बड़े लोग होते हैं जो एक नेता बन जाते हैं सब, तो ये सब पावर गेम फिर चलता है। और जितना पावर हमारे अंदर हम पावरफुल महसूस करते हैं, उतना हमारी ऊर्जा जो है वो उस दिशा में काम करने के लिए हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। हम आगे प्रोएक्टिव होकर सोचते हैं, और बहुत सारी चीजें जीवन में जो हम पाना चाहते हैं, एक प्लान होने से और इच्छा शक्ति होने से हम उसे पा सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी उस तरफ बह रही है। एक्सेस अगर ये हो जाता है तो हमें लगता है मैं ही ठीक हूँ, हम दूसरे की बातें नहीं सुनते, मैंने जो कह दिया बस वही ठीक है। डोमिनेटिंग, हम दूसरों को डोमिनेट कर लेते हैं, और खुद को भी डोमिनेट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे हम खुद को कैसे डोमिनेट करते हैं, और वही हम दूसरों को भी डोमिनेट करते हैं, दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो हमने कह दिया वही होना चाहिए। स्टबर्ननेस, बदलना नहीं, बिल्कुल भी अपनी किसी बात को भी बदलना। एरोगेंट, हर चीज पे रिएक्ट करना, गुस्सा करना। हाइपर एक्टिव, आजकल बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, तो हम कहते हैं बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं। हाइपर एक्टिव का मतलब है कि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, और एनर्जी को चैनल कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा, तो तोड़ फोड़ करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ओवरली एग्रेसिव, कि इतना उबलने की, इतना ज्यादा गुस्सा करने की, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हम आपका खो बैठते हैं। ओवर ओवर एग्रेसिव हो जाना। कंट्रोलिंग, दूसरों को कंट्रोल करना, अपने कब्जे में रखना दूसरों को। नीड टू बी राइट, मैं ही ठीक हूँ, और उस चीज को प्रूव करते रहना कि नहीं मैं ठीक हूँ। हैव द लास्ट वर्ड, जो मैंने कह दिया वही है, बस आखिरी शब्द वही है, वही होगा जो मैंने कह दिया है। और घर परिवार में ये सब चीजें होती हैं। मैन्युपुलेटिव, दूसरों को मैन्युपुलेट कर लेना, अपने मतलब के लिए उनका दिमाग घुमा देना, मैन्युपुलेशन करना। पावर हंग्री, कि मैं पावरफुल रहूं, चाहे उसके लिए मुझे दूसरों का कितना भी नुकसान करना पड़े। अट्रैक्शन टू सेडेटिव्स, अट्रैक्शन होना उन तरह, उस उदासीनता और ये सब व्यसन और ये सब चीजों में जाना। डिसाइडफुल, धोखा देना, ये हो गया। कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा में रहना, कि मेरे को आगे खड़े होना है, मुझे हर समय आगे ही रहना है, दूसरे बेशक पीछे रहे, और उस मुझे आगे जाने के लिए दूसरों का नुकसान भी करना पड़े तो कर देना। टेम्पर टैंट्रम्स, बार बार में बदल जाना, और इच्छा जो ड्राइविंग एम्बिशन है वो नहीं है, वो यहाँ इतनी ज्यादा है कि हम किसी और की सुनते ही नहीं। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, अगर आपके इस चक्र में शक्ति नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, ईगो भी नहीं है आपके अंदर में, आप मैं बिचारी जैसी बन के, सेल्फ पिटी, मैं बिचारी, मेरा कोई नहीं दुनिया में, ऐसे रहते हैं, तो ऐसे लोग जो जिनका एक्सेसिव चक्रा होता है वो हमें इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं और अपने काम के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। पुअर सेल्फ डिसिप्लिन, हम सोचते हैं ये करेंगे, योगा करेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारा खुद पर कोई डिसिप्लिन, लो एनर्जी,
कोई डिसिप्लिन नहीं है, एनर्जी बहुत, पुअर डाइजेशन। अगर हमें खाना हजम नहीं होता, हमारा हाजमा खराब है, तो इसका मतलब मणिपुर चक्र में गड़बड़ है। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देते रहना, अपनी हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए दूसरों को दोष देते रहना। पैसिव, कि तुम कर लो, मेरे से नहीं होता, तुम ही कर लो, जिम्मेदारी नहीं लेना। लैक ऑफ फायर, वीक विल, कुछ करने की चाहत आग ही नहीं है अंदर, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि विल जो इच्छा शक्ति है वो बहुत कमजोर है। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, मतलब कि जैसे गट फीलिंग से संबंधित है ये, कि आपके सामने कोई चुनौती आई, आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग है, मणिपुर चक्र इतना स्ट्रांग है कि आप उस समय क्या करना चाहिए उस पल क्षण में आपको समझ आ जाता है। और अगर आपका ये चक्र सही नहीं है तो आपको समझ नहीं आता, तो वो कम होता है, संवेदनशीलता कम होती है, और दूसरे हमारा फायदा उठाते हैं। डिप्रेशन में रहना, और बीच का जो हिस्सा है पेट का वो दबा रहता है। अगर हम बैठते हैं या खड़े होते हैं, हम इस तरह से बैठते हैं या खड़े होते हैं कि पेट दबा ही रहता है, जो मुझे बहुत आदत थी कि पेट को दबा के ही बैठी हूँ, तो भी दबा के बैठी हूँ, खड़ी हूँ तो भी दबा के खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा मणिपुर चक्र बहुत ही वीक हो गया था। और ये सब निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है विक्टिम मेंटालिटी, कि मैं ही दोषी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, दूसरों को दोष देना। और ऐसे व्यक्तियों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो कह भी देना मैं आपका काम कर दूंगा, वो करेंगे नहीं करेंगे इस बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेट अदर्स टेक लीड, कि अगर हमें कोई जिम्मेदारी का काम दिया जाए, हमें ये कहा जाए कि ये तुम देख लेना, तो हमें लगता है कोई देख ले, हमसे नहीं होगा, हम पीछे चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करना और उसी में ही खो जाना, कि हर एक हद को पार कर देना कि दूसरा खुश रहे। लॉस्ट चिल्ड्रन इन द फैमिली, कि ऐसा बच्चा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है परिवार में। डिवोटेड वर्कर, वाइफ, पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है, कि बस दूसरे की खुशी में अपने आप को कुर्बान कर देना। और अगर ये हमारा चक्र बैलेंस होता है तो हमारे अंदर स्पॉन्टेनिटी होती है, प्लेफुलनेस होती है, हर चीज को हम मजे मजे में कर लेते हैं, कोई बोझ नहीं लगता किसी भी चीज का, मजे मजे में सब कुछ कर लिया। सेंस ऑफ ह्यूमर, हम हंसी हंसी में सब कर लेते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो बैलेंस जिसका ये चक्र होता है, वो खुद पर भी हंसता है, खुद की बेवकूफी पर भी हंसता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो बैलेंस चक्र जिसका होता है, वो खुद पर भी हंसता है और अपनी गलतियां बताकर दूसरों को भी हंसाता है। सेल्फ डिसिप्लिन उसमें बहुत होता है। सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, पावर, पर्सनल पावर, उसको लगता है मैंने जो सोचा मैं कर ही सकता हूँ। एबल टू मीट चैलेंज, जो भी चुनौती आती है उसको पता है मैं तो कर ही लूंगा, इसका सामना कर लूंगा। रिस्पॉन्सिबल, ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, रिलायबल होते हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बहुत होता है, और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी होता है। जहां से भी निकलते हैं लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। गुड सेल्फ एस्टीम, ये अहंकार नहीं है, लेकिन सेल्फ एस्टीम जो है वो अच्छी है। बैलेंस्ड ईगो, ईगो है लेकिन बैलेंस्ड है, वो सिर पर चढ़कर अहंकार नहीं बोल रहा है। जितना बातचीत में जरूरी है उतना ही है। जैसे अगर उदाहरण से समझा जाए कि गाड़ी में टायर होते हैं, टायर में अगर हवा कम हो तो गाड़ी चलेगी, अगर टायर की हवा कम है तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। और अगर टायर में हवा बहुत ज्यादा है तो भी नहीं चलेगी। अगर टायर में हवा है ही नहीं, हम कहें कि हमें तो टायर में हवा ही नहीं चाहिए, तो चलना मुश्किल है, चलेगी ही नहीं। तो ईगो कितनी होनी चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो ईगो सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। तो ऐसे जो बैलेंस लोग होते हैं, वो विनम्र भी होते हैं, मदद भी करते हैं दूसरों की, क्योंकि उनकी ईगो बैलेंस्ड है, वो मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं। और अगर ये हमारा बैलेंस नहीं है, एक्सेस में है या डेफिशिएंसी में है, बैलेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बैलेंस नहीं है तो हमें हाइपर टेंशन होती है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स स्पैम्स आने शुरू हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब हमारे मणिपुर चक्र की समस्याएं हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, कोई खाने पीने का कोई अनुशासन नहीं है, जो मिला खा लिया, नहीं मिला तो भूखे भी रह लिए। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, अल्सर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, मस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, क्रॉनिक फैटिग, पैनक्रियाज की दिक्कत होती है, गॉल ब्लैडर, जितने भी पेट के अंदर ऑर्गन है, लीवर डिसऑर्डर, ये सब बीमारियां मणिपुर चक्र से संबंधित है। और हीलिंग जो अप्रोच है उसको हम फिर प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ग्राउंडिंग एंड इमोशनल
कांटेक्ट, इमोशन स्ट्रांग हेल्दी होने चाहिए, हमारी ग्राउंडिंग मतलब पहले और दूसरे चक्र पे हमारा काम सही हुआ होना चाहिए। डीप रिलैक्सेशन, वर्क ऑन शेम इश्यूज, अगर आपके अंदर अभी भी वो बातें हैं जिसकी याद करके अभी भी आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हो, तो उन बातों पे काम करना है। और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है, एक्सेस में वो खुला हुआ है चक्र और बहुत हीट आपकी बॉडी में है, तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, मार्शल आर्ट, जिससे वो एनर्जी रिलीज। और एंगर है अगर बहुत, तो एंगर को भी रिलीज करना है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल हम करके बीच बीच में देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों को रिलीज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, ये हमारा बहुत ही पावरफुल चक्र है, क्योंकि अब हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं और हम पृथ्वी की स्थूलता से और पानी की तरलता से ऊपर आ गए हैं। और अग्नि का क्या काम है? जला देना, अशुद्धियों को जला देना। और जब अशुद्धियां जलती हैं हमारे अंदर से, तो हमें हर तरह की दर्द, बेचैनी, घबराहट, गर्मी, ये सब महसूस होता है। लेकिन उसका और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपके कर्मा बर्न होने हैं, जो आपने जन्मों जन्मों से नकारात्मक कर्म इकट्ठे किए हैं, और अब आपके अंदर की अग्नि प्रज्वलित होकर उन कर्मों को स्वाहा कर रही है, तो ये दर्द और ये घबराहट, ये बेचैनी, गर्मी, अलग अलग तरह के जो अनुभव होते हैं ध्यान में, तो आपको सहने ही है। और ये चक्र में शर्मिंदगी हमारे अंदर आती कहाँ से है? कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? जब बच्चा छोटा बहुत होता है, 1 डेढ़ 2 साल का, जब उसका अपने नेचुरल जो उसकी कॉल है उस पर कोई भी उसका कंट्रोल नहीं होता, का अपने जो हम उसके ऑर्गन है उन पर कोई नेचुरली कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली रिलीज होती रहती है चीजें। और जब जैसे जैसे हम उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करते हैं कि ये जगह है, यहाँ पर पॉटी करनी है, इस समय पॉटी करनी है, तुमने इस समय क्यों कर दी है, तो हम लगता है हम उनको डिसिप्लिन कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत जल्दी ये ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाए, और जब बच्चे क्या उसके लिए तैयार नहीं है अभी, और उसको बार बार शर्मिंदा किया जाए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, या मारा जाता है या डांटा जाता है, तो उस वहां से वो शर्मिंदगी की भावना अंदर आनी शुरू हो जाती है। और इसको उसको ये लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। और जब उसके टाइम की और उसकी नेचुरल कॉल की रिस्पेक्ट की जाती है, तो धीरे धीरे प्यार से बच्चा अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाता है, एक्सप्रेस करना सीख जाता है, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाता है। और जब उसको ऐसा मौका नहीं दिया जाता है, तो वहीं से उसका जो व्यक्तित्व है, उसको हम जैसे कहते हैं ना, पक्षी के पंख काटने हम शुरू कर देते हैं, तो वो फिर उड़ नहीं सकता। तो वहीं से उसका जो व्यक्तित्व है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वो बार बार अपने आप को क्वेश्चन करता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, अगर मुझे ऐसा आ रहा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था। और अगर बच्चे की जो भी चीजें हैं उनको, बच्चे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाए, ओवरली रिस्पेक्ट किया जाए उसकी इच्छा का, तो वो फिर माता पिता के कंधे पर चढ़ जाता है। तो दोनों चीजें गलत है। ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पर्सनैलिटी को क्रिपल करते हैं। अगर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो वो किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर तो भी लाइफ में किसी के साथ मिलकर वो टीम वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि या तो उसे लगेगा कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, या उसे लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बाकी सब मुझसे अच्छे हैं। तो ये दोनों चीजें उसके व्यक्तित्व को खंडित कर देती हैं। और कई बार पेरेंटिफाइड चाइल्ड, यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात अनोडिया जूलिया जी ने बताई है, कि जब जैसे एक बच्चा बड़ा है और एक छोटा है, और दोनों में 5-6 साल का 10 साल का गैप है, तो माता पिता या घर के सदस्य बार बार बच्चे को ये कहते हैं कि तुम बड़े हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम छोटे का ध्यान रखो, तुम छोटे का ध्यान रखो। तो वो बच्चा उम्र से पहले मैच्योर हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं। या मान लो कि माँ की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, समय से पहले जिम्मेदारियां आ गई, तो वो बच्चा समय से पहले उसका जो आदती स्वभाव है वो बड़ों जैसा मैच्योर हो जाता है, और उसका बचपना खो जाता है, क्योंकि उम्र से पहले ही उसने मेच्योरिटी को ले लिया है। और जो शेम होती है, पूरा हमारा सिस्टम को कोलैप्स कर देती है, हमारा गला चौक हो जाता है, और हमारा जो पोस्चर चेंज होता है, पेट अंदर की तरफ दबा लेते हैं और सिर नीचे ही रखते हैं, सिर ऊपर करते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी योग्य ही नहीं है। तो हमारा जो पोस्चर होता है उसमें हम कहीं भी बैठेंगे तो हम बड़े उदास से सिर नीचे करके बैठेंगे,
और सारी बॉडी का जो बैलेंस बिगड़ जाता है। और यहाँ से जो चक्र में गड़बड़ होती है, एनर्जी एक्सेस या लो हो जाती है, तो वो सीधा 6th और 7th चक्र में चली जाती है। और क्या होता है, आपको आइडियाज तो बहुत आएंगे लेकिन मैनिफेस्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो मैनिफेस्टेशन की विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है, अपनी एनर्जी को रेगुलेट करना नहीं आ रहा। विचार तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वो ऊर्जा ऊपर चली गई अब, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं रहा। और मन जो है वो शरीर की जरूरतों को इग्नोर करते हुए, कि उसे अभी खाने की जरूरत है, आराम की जरूरत है, इमोशनल उसको कुछ हेल्प चाहिए, तो उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मन बॉडी को रूल करना शुरू कर देता है। जब तक हम बच्चे होते हैं आत्मा बॉडी को चलाती है, और जैसे ही मन बन जाता है, मन बॉडी को चलाना शुरू करता है, तो हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं कि सब घर परिवार बाहर सब मुझसे खुश रहें। तो पीपल प्लीजर बनने की जगह उस समय में हम अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, त्यागेश्वरी बन जाते हैं। अब खाना खा रहे हैं, घर में ऐसा ही होता है, खाना खा रहे हैं, नहीं पहले सब खा लें, नहीं चलो आप ले लो कोई बात नहीं मेरा तो हो जाएगा। हर चीज में कुर्बानी करना, अपने आप को कुर्बान करते रहना कि लोग मुझे, मेरी तरफ देखें, मुझे प्यार करें, तो कुर्बानी में हम चले जाते हैं। चाहे हमारा कोई भी रिश्ता हो, तो हम काम कर करके लोगों को खुश करना चाहते हैं। ना हमें अपनी भूख की चिंता होती है, ना हमें अपने आराम की चिंता होती है कि हमारी इमोशंस हर्ट हो रही है, हमारी बॉडी हमसे क्या मांग रही है। तो मन जो है वो बॉडी को रूल करने लग जाता है, तो यहाँ हमारा एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये आदतें आई कैसे हमारे में, किसका हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस किसका था बचपन में, तो हम खुद ही अपने इश्यूज पे काम कर सकते हैं। और ये आप पॉइंट नोट करके रखो कि कौन सा ऐसा अथॉरिटिव फिगर था आपके बचपन में जिससे आप डरते थे, जिससे आपको डराया जाता था कि अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो मैं बड़े पापा को बता दूंगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारी दादी को, जिससे भी आपको लगता है कि कौन सा ऐसा सेंट्रल अथॉरिटी फिगर था। और हर एक की लाइफ में होता है, बचपन से ये चीजें सिखाई जाती हैं हमें। तो अथॉरिटी फिगर क्या था आपकी लाइफ में बचपन में, और फिर उस अथॉरिटी फिगर जब आपको वो कहा जाता था तो आप कैसे रिएक्ट करते थे? क्या आप उसके जो भी वो समझाता था या बात करता था, क्या रिस्पेक्ट से मान लेते थे या डर के मारे मान लेते थे? कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई आइडियल होता है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट की वजह से हम उनकी बातें मान लेते हैं। और कई बार वो बहुत डोमिनेटिंग टाइप होता है, बहुत क्रूअल टाइप भी कहा जा सकता है, और फिर हम डर के मारे बात मानते हैं। और क्या हम जो वो कह रहा है, क्या उसको कॉपरेट हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, या हम अंदर से तो चाहते नहीं है लेकिन ऊपर से हमें करना पड़ रहा है कि हमें मार पड़ेगी या हमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं अंदर से, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन डर के मारे हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है करने की। और कई बार हम खुशी से भी कर देते हैं। तो आपको ये चेक करना है, क्योंकि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो आपको पता चल जाएगा आपकी पर्सनैलिटी पर अभी भी उस व्यक्ति का प्रभाव है। अगर वो पॉजिटिव है इट्स ओके, अगर वो नेगेटिव है तो आप उस प्रभाव को बदल सकते हो। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसा हमने बचपन में सीखा होता है ना, आगे जाके हम भी वैसे ही करते हैं, हम आगे वो चीज पास करते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है कि जो हो गया उसको चेंज करना है, आगे पास नहीं करना। क्या उससे आपकी अंदरूनी आत्मिक शक्ति, अंदर की शक्ति बढ़ती थी, या आप अपने आप को एक्सपेंडेड महसूस करते थे या बहुत सिकुड़ा हुआ महसूस करते थे, जैसे मेरी सांस घुट रही है या मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है? तो आपको पता चलेगा कि आज भी आपके व्यक्तित्व में वो चीजें हैं। और अब इसका अलाइनमेंट कैसे करना है, अब ये पता चल गया कि मेरे बचपन में कौन सी अथॉरिटी थी जिसका मेरे ऊपर प्रभाव है, तो अब इसका अलाइनमेंट कैसे करना है। तो अभी हम ध्यान कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो रहा है, लेकिन जितना हमारी अवेयरनेस में चीजें आती जाएंगी, जैसे आप ध्यान करते हो, आप कहते हो विचार बहुत आते हैं, तो क्या कहा जाता है कि विचारों को जाने दो, साक्षी भाव से देखते रहो। तो जैसे जैसे ये चीजें आपके सामने आएंगी, साक्षी भाव से जब आप देखोगे वो विलीन हो जाएंगी। और जब तक हमारी जागरूकता के प्रकाश में वो चीजें नहीं आएंगी तब तक वो विलीन नहीं होंगी। क्योंकि हमें उन्होंने जेल में बंद नहीं किया, हमें रिहा कर दिया, हमें कहा कि जाओ जीवन जियो, लेकिन ऐसी कंडीशनिंग कर दी कि हमारा मन अभी भी उस जेल में बंद है, हम घूम रहे हैं ऊपर से
लेकिन मानसिक तौर पर जो हमें कहा गया, बचपन से बताया गया, हम उस जेल में अभी भी बंद हैं। और हमें खुलना, घूमने का मौका तो दिया गया है, लेकिन मानसिक तौर पर हम जेल में बंद हैं। भगवत गीता में कहा गया, अच्छा यही है कि आप अपनी ड्यूटी को निभाओ, चाहे उसमें गलतियां भी हों, पर अपनी ड्यूटी को निभाओ। दूसरों की ड्यूटी को निभाने के चक्कर में कि मैं वो अच्छी तरह करूं और मुझे सफलता मिले और दूसरे मुझसे खुश हों, उससे बेहतर है कि अपनी ड्यूटी करते हुए हम प्राण छोड़ दें। क्योंकि ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक खतरा है। अब हम दूसरे की छाया, पहले तो हमने अपनी एक छाया बना ली और अब हम दूसरे की छाया बन गए। तो हमें किसी की छाया नहीं बननी है, ना अपनी छाया बनाना है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू मेरे जैसा हो जा, ते सारा ज्ञान दिया और कहा जो तेरी इच्छा है कर, खुली छूट दी तेरी, मैंने जो बताना था मैंने बता दिया, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो, यथा इच्छसी तथा करो, जो इच्छा है वो करो, लेकिन अपने स्वभाव में जीना, अपनी गलतियां करते हुए सीखना बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि दूसरों को कॉपी करके हम जीवन जीकर चले जाएं। और ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक खतरा है। और यही चीज हम संसार में करते हैं, यही चीज हम आध्यात्मिकता में करते हैं। एक आंखों पर पट्टी बांध देते हैं कि सामने वाला जो बता रहा है वो तो बहुत सीनियर मास्टर है, तो हम फिर आगे सोचना समझना ही बंद कर देते हैं। तो हमें पट्टी बांधकर किसी के पीछे नहीं चलना, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, खुद खुद की खोज करनी है। और शेम जो है, ये ऐसा मत सोचो कि संसारी की शेम होती है, ये हम आध्यात्मिकता में भी जब आ जाते हैं, जब हम अपने आप से किसी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और बहुत सीनियर समझते हैं कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको सब कुछ दिखता है, उसको सब कुछ पता चलता है। और ऐसा होता है कई बार, अगर कोई व्यक्ति वो कह दे सीनियर मास्टर कि आपसे बात की तो आपकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ गई है, आपने कभी इसको शायद महसूस नहीं किया होगा, मैंने अपने जीवन के 25 साल में यही महसूस किया। इतना शर्म आती थी खुद के ऊपर कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, कि मैं अगर किसी से बात करती हूँ तो मेरी नेगेटिविटी उसके ऊपर चली जाती है। तो इतनी शर्मिंदगी में वो जीवन गुजारा 25 साल के, उससे बाहर आने में बहुत टाइम लगा। तो ये मत सोचो कि संसारिक ही हमारे अंदर शर्म होती है। आध्यात्मिकता में जब कोई अपनी पावर्स का सही यूज नहीं करता, दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों को डोमिनेट करता है, दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव जमाता है, तो वो चीजें भी बहुत दुख देती हैं और वो भी ब्लॉकेज बन जाती है। तो इसलिए हम अपने अंदर की शक्ति को जगाएं, अपने अंदर की शक्ति को जगाएं और अपने आप को कमजोर ना समझे कभी भी। चाहे सामने वाला कितना भी सीनियर है, कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से सीखेंगे। और यही बात मैंने एक बार पत्री जी से पूछी कि अगर कोई थर्ड आई मास्टर है, वो 20-25 साल से है, आपके साथ रह रहा है, बहुत थर्ड आई मास्टर है और उसकी बहुत सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं उनसे बात करती हूँ, अगर मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मेरे पहले जीवन में ये सब बहुत घटनाएं हुई हैं, तो मैंने कहा कि अगर वो कहता है कि जस्सी मैडम आप ये काम करो, मुझे दिख गया कि ये करने से बहुत अच्छा होगा, और मुझे लग रहा है कि मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए ये काम, चाहे वो कितना भी अच्छा है, मुझे वो कितने भी सपने दिखाए कि आप ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर से आ रहा है मुझे नहीं करना है, मुझे इच्छा ही नहीं है ये करने की। और अगर मैं उनके प्रभाव में आकर करती हूँ तो मैं बहुत बड़ी गलती करती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? क्योंकि अगर मैं उनका पर्सनैलिटी उनका देखती हूँ कि वो इतने सीनियर मास्टर हैं, इतने सालों से हैं, और मैं तो अभी इतना जानती भी नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ने कहा जो आपको अंदर से आता है वो करना चाहिए, क्योंकि आप अपने अनुभव से सीखो। वो कह रहे हैं, उन्हें दिख रहा है, ठीक है, वो उनकी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है? तो इतना कॉन्फिडेंस हमें हमारे ऊपर दिलाने वाला, इतना हमें हमारे ऊपर भरोसा दिलाने वाला और कौन होगा? और पत्री सर यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपको एस्ट्रल मास्टर आकर भी मैसेजेस देते हैं, तो भी आप सोचो आपको उस पर चलना है नहीं चलना है, आपके पास फ्री विल है। तो इतना ज्ञान अगर बचपन से ही बच्चों को दे दिया जाए, इतनी फ्री विल उन्हें दे दी जाए, इतनी आजादी दे दी जाए कि हम उन्हें बताएं ये सही है ये गलत है, तुम चूज करो क्या करना है और अपने अनुभव से सीखो, तो हमारा व्यक्तित्व, हम जो छाया बना बना के चल रहे हैं वो छाया नहीं होगी। तो हमें किसी की छाया नहीं बनना, ना अपने अंदर छाया बनाना है, ना किसी की छाया बनना है। अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को हमें निकालना है अपने अंदर से।
और जब हमें कुछ होता है तो हमारे स्टमक में बटरफ्लाईज चलने लगती है। वो बटरफ्लाईज चलना क्या है, हमारे अंदर का जो मणिपुर चक्र की ऊर्जा है वो बिगड़ रही है, वो असंतुलित हो रही है। तो इसीलिए हमें वो घबराहट होती है, बटरफ्लाईज हमारे चलती हैं और हमें डर लगता है कहीं हम फेल ना हो जाए, मैं अच्छा नहीं हूँ, सब मेरे से अच्छे हैं। और हमें ये सब चीजें अलग करनी है, अपने व्यक्तित्व से हटानी है, ना खुद को डोमिनेट करना। खुद को डोमिनेट करना मतलब कि बॉडी की हम नेचुरल जो हमारे चीजें हैं, प्रकृति है, उसको दबाकर हम अपने मन के हिसाब से चलें या हम दूसरों को दबाएं, और शरीर को एक मशीन ना समझें हम। जिस तरह डांसर, रनर ये सब होते हैं, तो एनोडिया जूडियट ने उनके साथ जब काम किया तो पता चला कि अंदर तो वही सब कुछ है, ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत मेडल मिल रहे हैं, लेकिन अंदर स्पिरिट इज नॉट ग्राउंडेड इन द बॉडी, क्योंकि इमोशनली हेल्दी नहीं है। लग रहा है कि वो बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली हेल्दी नहीं है। ऊपर के चक्कर बहुत खुल जाते हैं, सेल्फ स्टीम लो रहती है, और हम बाहर से प्रेम प्यार प्यार पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमारी मणिपुर चक्र से यात्रा शुरू होती है इंडिविजुअलिटी। हम अलग अपना व्यक्तित्व बनाते हैं और फिर ऊपर के चक्र में जाते जाते अपने यूनिवर्सल सेल्फ को पहचानते हैं। और हमें दो तरह से काम करना है, इंटरनल मैनेजमेंट, अंदर एनर्जी सिस्टम को मैनेज करना, और एक्सटर्नल जो है हमारा संसार, वो हमारे अंदर की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। जितनी हमारी अंदर की एनर्जी स्ट्रांग होगी, उतना हमारा संसार बाहर से अच्छा होगा। तो ये जो हमारे अंदर ऊर्जा की गांठें बन गई हैं, जो हमने हर चीज दबा दबा के रखी है, अब हमें उस बेहोशी से बाहर आना है, पुरानी आदतों को बदलना है, और अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को अच्छे से महसूस करना है, और इस शर्म की ऊर्जा से बाहर आना है। अगर हम शर्म की ऊर्जा में रहते हैं तो हम अपने अस्तित्व के लिए शर्मिंदा होते हैं और फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकते। और मुझे बहुत समय लगा उठने के लिए, क्योंकि बार बार हर दिन यही कहा जाता था कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव है, तुम्हारे हाथ से पानी पीने से हमारे अंदर तुम्हारी नेगेटिविटी आ गई है, तुम्हारे हाथ से खाना खाने से नेगेटिविटी आ गई है। तो वो इतना शर्म महसूस होता था कि मैं धरती पर आई ही क्यों, मैंने जन्म ही क्यों लिया, क्या करने आई हूँ, रोने आई हूँ क्या। तो वो चीजें हमें दबाती रहती हैं। लेकिन मैंने यही एक्सपीरियंस करना था कि सोल ये योजना बना के आती है कि जिस चीज को उसने अपनी जिस कमजोरी को जीतना होता है, पहले वो उस कमजोरी में डूबती है पूरा, और फिर एक ऐसे ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि बस और नहीं, अब मुझे उठना है, अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकती, फिर वो उठना शुरू करती है। तो ये एक प्रक्रिया है विकास की। और जो भी हमारे जीवन में हुआ है, अब हमें हीलिंग करनी है और अपनी अंदर की एनर्जी को बढ़ाना। और यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट है कि अग्नि प्रज्वलित कैसे होती है, कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है और शुद्धि होती है। वो जो अग्नि कुंड में हम सामग्री डालते हैं, वो सामग्री अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि जठर अग्नि, जो भोजन हम कर रहे हैं उसी से हमारी वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो हम कैसा भोजन कर रहे हैं, अगर हमारा भोजन पवित्र है तो तभी हमारे अंदर ये पवित्र अग्नि होगी और हमारी अशुद्धियां जाएंगी। और ये अग्नि धीरे धीरे जलती ही रहे हमारे अंदर, ये नहीं कि एक बार तो बहुत तेज जल गई और फिर वो बुझ गई, नहीं, वो एक धीरे धीरे ये धीमी धीमी आंच हमारे अंदर जलती रहे। तो उससे अगर हमें सही रखना है अपने अग्नि तत्व को, तो हमें अपने भोजन की ओर ध्यान देना है कि हम कैसा भोजन ले रहे हैं। क्योंकि धरती की स्थूलता गुरुत्वाकर्षण है, और पानी जो है वो भी नीचे की ओर बहता है, लेकिन मूलाधार चक्र से चेतना ऊपर उठना शुरू करती है, क्योंकि अग्नि तत्व उसको ऊपर उठाता है। तो हमें अपने एक्सेस अगर चक्र है तो हमें एक्सरसाइज करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, और रिलैक्स होना है। रिलैक्स तो हम होते हैं ध्यान करके और अपनी आप से जुड़कर, स्वयं से प्यार करके। और जो भी मेरे जीवन में हुआ है, आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो भी मेरे जीवन में हुआ है मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। अगर वैसा नहीं होता तो आज मैं ऐसी नहीं होती। तो जब हम शर्म से बाहर आना चाहते हैं तो हमें ये इस बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा कि जो भी हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ है, और यही होना था, और मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। तो फिर जीवन में प्रश्न किस चीज का कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने स्वयं
ये अनुभव करने के लिए योजना बनाई है। और हमें उस ऊर्जा को जो बहुत ज्यादा अंदर आ गई है एक्सेस होने से, उसको रूट करना है, ग्राउंडिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। और हमें अपने आप को व्यक्त करना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। और जैसे जैसे हमारा भावनाओं को व्यक्त करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, तो हमारे नीचे के तीनों चक्र तो खुलेंगे ही खुलेंगे, इसके साथ साथ चौथा चक्र अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कितना अद्भुत है ये, एक के साथ एक चीजें जुड़ी हुई हैं। और गाइडेड मेडिटेशन करो, अगर आपसे नहीं हो रही तो गाइडेड मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। और हम देखते हैं बच्चों को जब स्कूल में बहुत शैतानी करते हैं तो उठक बैठक कराई जाती थी उनसे, आजकल तो नहीं, पहले कराई जाती थी, तो वो एनर्जी उनकी रिलीज हो जाती। तो आपको लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके अंदर बहुत हीट है, तो कुछ ऐसा करो जिससे आपकी एनर्जी रिलीज हो जाए। और गुस्से को भी दबाना नहीं है, कि हमने कल भी बात किया है। और हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई रखना है, और डर से, डर का सामना करना है, डर में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है। और अभी चेतना ऊपर की ओर उठ रही है, और अपने जीवन में आपको कैसा जीवन चाहिए, वैसे अपने गोल अपने सामने रखो, ताकि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सको। और अपने ऊपर हंसो, हंसी हंसी में हर चीज करो, प्लेफुल रहो, उससे आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, और वो एनर्जी सही जगह पर चैनल होगी। आई ऑनर द पावर विद इन मी, I accomplish tasks easily and effortlessly. The fire within me makes me fearless. क्योंकि अग्नि ही हमें, वो अग्नि तत्व हमें निडरता देता है, तो हमें फियरलेस बनना है। I can do whatever I wish to do. और सबसे इम्पॉर्टेंट एफर्मेशन जो है, जिसे हमें दिन में कई बार करना ही चाहिए, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, हम अपनी एनर्जी को चैनल करेंगे। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत एनर्जी है, हीट है, गुस्सा है, उस समय आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाए। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम फियरलेस, आई कैन डू whatever I wish to do. I honor the power within me. मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं जैसा चाहूँ अपना जीवन चला सकती हूँ, मुझे जीवन में जो भी चाहिए सब कुछ मिलता है। मैं एक निडर आत्मा हूँ, मैं भावनाओं के माध्यम से इस धरती पर अनुभव लेने आई हूँ। मेरी भावनाएं बहुत सुंदरता से बहती हैं, मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में ऊर्जा ठहरी हुई नहीं है, मेरी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही है। आई एम वंडरफुल सोल, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ इन दिस वर्ल्ड। मैं इस धरती पर सीखने आई हूँ, अपने जीवन के अनुभव लेने आई हूँ। इस सामने वाला व्यक्ति, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आई ओपन माई सेल्फ टू लर्न, आई एम फ्लेक्सिबल, आई फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। मैं एक प्रेम पूर्ण आत्मा हूँ, मेरे हृदय से प्रेम की तरंगे चारों ओर फैलती हैं।
Last 30 seconds. जीवन के हर अनुभव से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मैं अपने सभी अनुभवों को धन्यवाद देती हूँ। उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी आत्मा के सबक सीखने में मदद की है। उन सभी परिस्थितियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यहाँ तक मेरी यात्रा में मेरी मदद की है और आगे भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मेरी शक्ति से परिचित कराया है। मैं दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने इस अद्भुत शरीर का, मन का, आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you.